सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साई शिक्षा। आज की हम इस क्लास में कुछ केस स्टडीज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ऑफ चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो लेट्स स्टार्ट। केस स्टडी नंबर 1, जैक इज अ 7 ईयर ओल्ड बॉय। इससे पहले मैं जरा एक बात बताना चाह रही हूँ कि जो केस स्टडीज होती हैं, आप सोचते हो कि इतने बड़े क्वेश्चन है, इतनी बड़ी केस स्टडी है और इतना ज्यादा प्रेशर रहता है इसलिए अपना पूरा पेपर कंप्लीट करने का, तो उसको आप मिस कर देते हो। बट ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती है, एज वेल एज स्कोरिंग के साथ साथ ये इतनी ज्यादा इजी होती है कि आप इसको इजीली, जैसे अनसीन पैसेज सॉल्व करते थे, सेम एज अगर आपको प्रॉपर डिसऑर्डर याद है कि उसके सिम्टम्स क्या है, उसके टाइप क्या है, तो आप उसको इजिली कर पाओगे। ठीक है। सो केस स्टडी नंबर 1, जैक इज अ 7 ईयर ओल्ड बॉय हु इंटरेक्ट विद पीयर्स ऑफ हिज ओन एज। ठीक है। जो इंटरेक्ट करता है बहुत अच्छे से अपनी अपने एज के बच्चों के साथ, बट पेरेंट्स नोटेड दैट ही गेट्स अपसेट व्हेन ही डज नॉट रिसीव रिकॉग्नाइजेशन और फील्स इट। ठीक है, मतलब वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर शो कर रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपसेट हो जाता है क्योंकि उसके पीयर्स ग्रुप में वो उसको एज एन रिकॉग्नाइज नहीं फील किया जा रहा है। ठीक है, वो नहीं फील कर रहा है। बट समटाइम्स टीचर उसकी शो करती है कि वो काफी सोशली इमेच्योर वेज में बिहेव कर रहा है, राइट। एंड ऑफन डेमोन्स्ट्रेट अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, और वो हमेशा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर एक्सप्रेस कर रहा है। जैक फाइंड्स डिफिकल्टीज विद फोकस एंड सिटिंग स्टिल इन क्लास। ठीक है, वो एक साथ, मतलब वो 30 मिनट्स 40 मिनट्स की क्लास में नहीं बैठ पा रहा है, एज वेल एज उसको फोकस करने में प्रॉब्लम्स होती है बहुत ज्यादा। ही इज डिस्क्राइब एज कॉन्स्टेंटली रनिंग अराउंड, इधर से उधर भागना पूरी क्लास में, एज वेल एज घर में, एंड प्रेजेंटिंग डिफिकल्टीज इन लिसनिंग एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। वो मतलब इंस्ट्रक्शंस भी नहीं फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रैक्टेबल हो रहा है, एज वेल एज वो सुन नहीं रहा है किसी की बात। तो ये कौन सा डिसऑर्डर है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द सिम्टम्स नोटेड अबव विच डिसऑर्डर जैक हैज अकॉर्डिंग टू यू, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। तो क्या, एक तो पहली बात, ये जैक 7 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है, एंड आल्सो वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, क्लास में नहीं बैठ रहा है, सही से सुन नहीं रहा है, तो ये कहीं ना कहीं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को लीड कर, ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। और एज वेल एज ये जो डिसऑर्डर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एडीएचडी। सो क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई एडीएचडी? बिकॉज यहाँ इसके फीचर्स है, दो फीचर्स हैं आपकी एडीएचडी के, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले इससे पहले मैं बताती हूँ ये इसके रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। सो जब भी आप इस आंसर को प्रेजेंट करो तो फ्रॉम द सिम्टम्स नोटेड अबव आपको ये लाइंस मेंशन करनी है अपने आंसर्स में। आल्सो जब डिस्क्राइब कर रहे हो तो बेसिकली आप इसमें लिखोगे कि जैक इज सफरिंग फ्रॉम एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। वाई? वाई में यहाँ पर यह आ जाएगा, बिकॉज जैक फेसिंग डिफिकल्टीज विद फोकसिंग एंड सिटिंग स्टिल इन अ क्लास। सेकेंड, he also described as constantly running around and presenting difficulties in listening and following instruction. That's why Jack is suffering from ADHD. And also ADHD refers to inattention or hyperactivity disorder, ठीक है, जो जैक बिल्कुल शो कर रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ दिस डिसऑर्डर। अब फीचर्स क्या है इस डिसऑर्डर के, जरा हम देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, सो एडीएचडी, आप इसकी अगर फुल फॉर्म देखोगे तो क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मैं काफी इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो देयर आर टू फीचर्स, इसमें क्वेश्चन था सेकंड, explain the features of this disorder. So basically ADHD has two features: inattention, attention deficit, that means inattention। ठीक है, कंप्लीट कर लेना इसे। एंड सेकेंड वन इज हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। ठीक है,
तो इनअटेंशन इज दैट कि एक बच्चा सस्टेन नहीं कर पा रहा है अपनी मेंटल एफर्ट्स को एक पर्टिकुलर इवेंट में, ठीक है, एज वेल एज डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत सारी कंप्लेन्स आ रही है जैसे टीचर्स करती है बच्चों की, तो वो क्या है, इनअटेंशन है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इनअटेंटिव है काफी क्लास में, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी ये दोनों ही आपस में बहुत अपोजिट है। हाइपर एक्टिविटी आप ये कह सकते हो कि एक्सेस में, सारे एक्सेस में आपके एक्शंस और बिहेवियर हो गए हैं, ठीक है। एंड इम्पल्सिविटी इज दैट कि आप एक्सेस में थॉट प्रोसेस आपका स्टार्ट है, बिना सोचे समझे आप कुछ भी कह रहे हो, ठीक है। और आप बिल्कुल भी जो क्लास में, मैं कह सकती हूँ कि आप क्लास में आप अपनी टर्न का वेट नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिविटी ना। और हाइपर एक्टिविटी इज दैट कि आप क्लास में घूम रहे हो, बैठ नहीं पा रहे, जैसे कि यहाँ पर जैक सफर कर रहा था, फाइंड डिफिकल्टीज विद फोकसिंग एंड सिटिंग स्टिल इन अ क्लास, राइट। सो ये हो जाता है आपका एडीएचडी, एंड इसी के साथ हमारी केस स्टडी 1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट केस स्टडी इज ऑन मुकेश। ओके, मुकेश कौन है, मुकेश को क्या हुआ था, लेट्स सी। मुकेश नाउ अबाउट 24, ठीक है, अब वो 24 ईयर्स का हो गया है, एंड नाउ comes from a lower class family of fishermen. They earn their livelihood by fishing in shallow backwater or स्टीमिंग फ्रॉम बिग रिवर्स, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर जो मुकेश है वो एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और एज वेल उसका फिशिंग का वहां पर उसका पूरा ऑक्यूपेशन है, और ही हैज स्टडीड अप टू क्लास 6, ठीक है, वो इतना ही, फोर्थ तक, आई थिंक फोर्थ है ये, फोर्थ तक ही वो पढ़ा है, एंड देन लेफ्ट इट, उसने छोड़ दिया, ठीक है, ड्यू टू पोवर्टी। एज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू अकम्पनी हिज फादर टू द बैक वाटर्स, अब उसने से अपने पापा के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली वेयर दे कल्टिवेटेड प्रॉन्स, जहां पर वो प्रॉन्स कल्टिवेट करते थे। वेरी ओकेजनली क्रोकोडाइल स्विम इन फ्रॉम द बिग रिवर विद विच द बैक वाटर मे बी कनेक्टेड, राइट। ओकेशनली, कभी कभी क्रोकोडाइल स्विम करते थे उन बिग रिवर्स में, ठीक है, विच विच द बैक वाटर में बी कनेक्टेड, एंड देयर हैज बीन टेल्स अबाउट क्रोकोडाइल्स किलिंग मैन अराउंड द विलेज, ठीक है। आज सुनी हुई है ऐसी उन्होंने कहानियां मुकेश ने कि भाई यहाँ क्रोकोडाइल्स ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। एवरीबडी हैड हियर्ड दीज टेल्स, but since the appearance of crocodiles is quite rare, everybody works in knee-deep water. ठीक है, हर कोई, इतना सब कुछ है बट रेयर ही अपीयरेंस होता है, तो इसलिए हर कोई काम करता है विदाउट मच एंजाइटी फ्रॉम अर्ली एडोलेसेंस, ठीक है, यहाँ मेंशन है भाई अर्ली एडोलेसेंस ऑनवर्ड मुकेश ग्रेजुअली बिकेम अफ्रेड ऑफ क्रोकोडाइल्स, अब धीरे धीरे मुकेश को डर लगना स्टार्ट हो गया, किससे, क्रोकोडाइल से। ही वॉज अनेबल टू वर्क इन अ वाटर, इस वजह से वो काम नहीं करता था पानी में जाके, बिकॉज इफ ही सीज एनी शेडो, जैसे उसको एक शेडो दिखती थी, इवन ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स एंड फिश, ही सफर फ्रॉम अनकंट्रोलेबल फियर, और उसको उसी वक्त इतना ज्यादा फियर और उसको डर लगता था। Since Mukesh family has no land to cultivate and Mukesh hardly has any other skill, और क्योंकि उसके पास और कोई लैंड नहीं था कल्टीवेट करने का, और एज वेल एज मुकेश की फैमिली इतनी ज्यादा पुअर थी, और मुकेश सिर्फ फोर्थ क्लास तक पढ़ा था, तो उसके पास कोई और स्किल्स भी नहीं थी, नॉट बीइंग एबल टू वर्क इन अ वाटर हैज प्रैक्टिकली मेड हिम अ नॉन अर्निंग मेंबर ऑफ द पुअर फैमिली, राइट। मुकेश अंडरस्टैंड दैट हिज फियर इज इरेशनल, उसका फियर कैसा है, उसका फियर इरेशनल है, राइट। And never in his lifetime has he heard of crocodile actually attacking a man in their locality. He understands that he is becoming a burden on his family, but he cannot overcome the intense fear. While he attributes the fear to the stories he had listened to in a childhood, he knows that these are not enough to provoke such strong reactions. राइट, अब क्वेश्चन देखते हैं। मुकेश की फैमिली है और मुकेश को भाई किस चीज से डर लग रहा है, मुकेश को अफ्रेड हो रहा है क्रोकोडाइल से, वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसने इतनी सारी स्टोरी सुनी है, अब उसको डर लगना स्टार्ट हो गया है, वो बिल्कुल काम नहीं करता, उसको ये भी पता है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो वो अपनी फैमिली के लिए बर्डन बन जाएगा, उसका फियर इंटेंस है, बहुत ही इरेशनल है, ठीक है। बट उसको क्या हो रहा है, एक तरीके से फियर हो रही है, उसको एक एंजाइटी हो रही है, राइट। तो क्वेश्चंस आर,
Identify Mukesh disorder. So Mukesh is suffering from which disorder? So Mukesh is suffering from anxiety disorder. ठीक है? And which part of anxiety disorder? Phobia. Right? Because ये fear बहुत irrational है और afraid of crocodile है. तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रोकोडाइल से उसे डर लग रहा है, तो ये हो जाएगा फोबिया. वो भी कौन सा फोबिया? कौन सा फोबिया? स्पेसिफिक फोबिया. राइट? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक फोबिया. स्पेसिफिक फोबिया. राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्पेसिफिक फोबिया. और इससे पहले आप इसको पूरा एक्सप्लेन करोगे स्पेसिफिक फोबिया को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट ट्रीटमेंट इज बेस्ट सूटेड. ये आप फिफ्थ चैप्टर में देखना, इसका जो बेस्ट सूटेड ट्रीटमेंट है वो क्या है? सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन टेक्निक विच इज फॉर ओनली फोबिया एंड एंजाइटी. ठीक है, तो उस वही बेस्ट टेक्निक है. Say third question, mention the other two types of disorder that fall under this category. तो दो अदर टाइप्स बता सकते हो ना फोबिया के. स्पेसिफिक फोबिया मैंने यहाँ पर बताया, तो अगोरा फोबिया और सोशल फोबिया. राइट? तो ये हो जाता है आपका केस स्टडी नंबर 2. ओके, ये हो जाती है पूरी केस स्टडी किसके ऊपर? एंजाइटी डिसऑर्डर. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. ओके, सो केस स्टडी नंबर 3. Mental health professionals have attempted to understand psychological disorder using different approaches through the ages, right? Today, we have sophisticated facilities and hospitals dedicated to the treatment of mental health. भाई यहाँ तक ये यही लिखा हुआ है. मैं मेंटल हेल्थ ऑफ प्रोफेशनल्स की बात करें तो ड्यूरिंग एंशियंट डेज से हम बहुत सारी अप्रोचेस यूज कर रहे हैं, बट टुडे हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने और बहुत सारे ऑप्शंस निकाले हैं ट्रीटमेंट करने के लिए मेंटली इल इंडिविजुअल्स का. वाइल स्टडिंग द हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री देखिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि कुछ प्रैक्टिसेस एंशिएंट टाइम से आज भी यूज करी जा रही है. टेक द केस स्टडी, टेक द केस ऑफ लक्ष्मी. ठीक है, एंड हर डॉटर माया. ठीक है, हम लक्ष्मी और उसकी डॉटर माया के बारे में एक यहाँ पर स्टोरी पढ़ने वाले हैं. माया एग्जिबिट एबनॉर्मल बिहेवियर. राइट? उसकी जो डॉटर है वो क्या एग्जिबिट कर रही है? एबनॉर्मल बिहेवियर एग्जिबिट कर रही है. एंड लक्ष्मी बिलीव दैट दिस इज बिकॉज ऑफ एविल स्पिरिट. राइट? तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ये केस स्टडी किसी के ऊपर है कि माया जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रही है और लक्ष्मी क्या बिलीव कर रही है कि किसकी वजह से है? एविल स्पिरिट्स की वजह से है, दैट हैव पोसेस्ड her. She has been taking her daughter to be a self-proclaimed healer. मैं बताऊंगी सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीलर कौन होते हैं और ये कौन सा मेथड वो यहाँ पर यूज करिए. हु यूजेस काउंटर मैजिक एंड प्रेयर टू क्योर हर. राइट? Stigma and lack of awareness prevent Lakshmi from using the modern facilities and hospitals that provide quality mental health care. Right? एकदम स्टिग्मा बिकॉज अटैच है और इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो लक्ष्मी फ्रॉम यूजिंग द मॉडर्न फैसिलिटीज वो उससे बचाना चाह रही है. और वो सीधा किसके पास लेके जाती है? एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीलर, दैट मीन्स एक ओछा और आपने वो मेडिसिन मैन्स होते हैं उनके पास, जो ये बिलीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सोर्सिज्म मेथड और ऑल्सो काउंटर मैजिक मेथड वो क्या कर सकते हैं? उन एविल स्पिरिट्स को रिमूव कर सकते हैं, तो वो उनके पास लेके जाती है. ऑन द अदर हैंड, when young Rita reported seeing people and hearing voices, mental health professionals at a modern facility were able to understand her hallucination. ठीक है, मेंटल हेल्थ ने इसके हेलुसिनेशन को, जो ऑन दी अदर हैंड रीटा की भी स्टोरी है यहाँ पर कि जो वो रीटा है वो क्या रिपोर्ट कर रही है कि उसको लोग दिख रहे हैं, कोई बातें कर रहा है उससे. और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ये भी बताया कि ये चीज हेलुसिनेशन है. यूजिंग अ कन्वर्जेंस ऑफ 3 अप्रोचेस, उन्होंने क्या यूज किया? 3 अप्रोचेस, कन्वर्जेंस ऑफ 3 अप्रोचेस यूज करा और बताया कि ये क्या है? हेलुसिनेशन है. व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंस ऑफ 3 अप्रोचेस? अभी हम बात करते हैं. नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं. साइकोलॉजिस्ट यूज ऑफिशियल मैनुअल्स लाइक डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर DSM-5 और ICD-10. ठीक है, ये दोनों क्लासिफिकेशंस हैं हमारी.
to indicate presence or absence of disorders. Today there is increased compassion. इसलिए आज आज के सिनेरियो में इतना compassion डेवलप हो गया है for people who suffer from disorders, and lot of emphasizes कम्युनिटी केयर इतनी प्रोवाइड करी जा रही है, ट्रेन किया जा रहा है हर एक इंडिविजुअल को कि कैसे उनको ट्रीट किया जाएगा, क्यूरोसिटी अमंग इंडिविजुअल्स डेवलप हो रहा है, राइट। तो इतना सब कुछ हो रहा है, और यहाँ पर फिर भी माया जो लक्ष्मी जो है वो माया को सेल्फ प्रोक्लेम हीलर के पास लेके जाती है। एंड ऑल्सो ये इतना कन्वर्जेंस हो गया है थ्री अप्रोचेस का, जिसकी हेल्प से हम इजिली हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बता सकते हैं कि रीटा कैसे सफर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द मेथड यूज बाय द हीलर टू क्योर मायाज इलनेस। ठीक है, यहाँ पर मेथड आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा मेथड है जो यूज किया गया बाय द हीलर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीलर के थ्रू, टू क्योर करने के लिए मायाज इलनेस। ठीक है, हाउ डज दिस थ्योरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स एक्सप्लेन मायाज फीट। ठीक है, तो ये आपका 2 मार्क्स का है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप इसका आंसर कैसे मेंशन करोगे, आइडेंटिफाई द मेथड। So exos is a method. Exos is the method used by the healer to cure Maya's illness. आप उसको इतना ही नहीं छोड़ोगे, आप उसको एक्सप्लेन करोगे एक्सोसिज्म मेथड को। हाउ डज दिस थ्योरी, और ये थ्योरी कैसे एंशिएंट टाइम से एक्सप्लेन कर रही है माया के ट्रीटमेंट को। आप इसमें वही पूरा सुपर नेचुरल पावर्स एंड मैजिकल फोर्सेस, एक्सोसिज्म मेथड, ओझा मैन, मेडिसिन मैन, उन्हीं के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे, राइट। तो आप इसके अंदर सबसे पहला जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट है, सुपर नेचुरल अप्रोचेस और मैजिकल फोर्सेस अप्रोचेस वाला, राइट, वो आप एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन नंबर 11। बट अपने आंसर्स को ना हमेशा लिखना केस स्टडी वालों को, बट किससे रिलेट करके, अपनी केस स्टडी से, माया के ही एग्जांपल से उस वर्ड को आप लेकर आओ, जिससे कि आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, राइट। सेकेंड, विच अप्रोच डू यू थिंक, कौन सी अप्रोच यूज करी गई रीटा के ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। अभी मैंने 2-3 बार बोला कन्वर्जेंस ऑफ थ्री अप्रोचेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंस ऑफ थ्री अप्रोचेस, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड अप्रोचेस, अगर आपको याद हो तो, जिसमें आपके तीनों बायो साइको सोशल, तीनों ये आपके एस्पेक्ट ऑफ ये जो आपके बताए हैं बायो साइको सोशल, तीनों को यूज किया गया है अंडरस्टैंड करने के लिए रीटा का डिसऑर्डर, राइट, रीटा का सिम्टम। तो यहाँ पर अप्रोच कौन सी यूज हो रही है, आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोचेस, जो लास्ट में है आपके, बिल्कुल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे लास्ट में आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, तो हाउ डू यू थिंक, कैसे आप सोच रहे हो कि DSM-5 और ICD-10 हेल्प कर रही है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को। वाई वुड यू थिंक, है ना। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि इंडिकेटिंग प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना है, इसमें ICD-10 और DSM-5 के बीच में डिफरेंस बताना है कि वो कैसे हेल्प कर रही है। हेल्प कैसे कर रही है, कम्युनिकेशन में हेल्प कर रही है, अंडरस्टैंड करने के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को, कि वो अंडरस्टैंड कर पाए वर्किंग एंड डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसऑर्डर, राइट। तो इस तरीके से ये जो अप्रोच है आपकी, वो हेल्प कर रही है इसमें, राइट। तो ये क्या है आपका सेकेंड क्वेश्चन, जो इसमें बताया गया था कि कौन सी अप्रोच यूज कर रहा है वो। ठीक है, एंड इसमें ये भी बताया गया था। अच्छा अच्छा, इसमें ना एक यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शनल अप्रोच। आई वाज कंफ्यूज दैट कि ये इंटरेक्शनल अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है, तो इसको करेक्ट कर लो। विच अप्रोच डू यू थिंक वुड बेस्ट एक्सप्लेन रीटा's treatment, that is called interactional approach, which is combined with three aspects, bio, psycho and social, for influencing and expression of particular type of disorder, राइट। तो हाउ डू यू थिंक DSM-5 और ICD-10 हेल्प करती है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को, कैसे हेल्प करती है कम्युनिकेशन करने में, एक तो नॉलेज गेन करने के लिए कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसऑर्डर, उसका मेंटेनेंस, उसका प्रिवेंशन वगैरह, उसके सिम्टम्स वगैरह, वो सब डिस्क्राइब करती है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा तीनों के स्टडीज, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, and please don't forget to subscribe, like and share my channel, and thank you so much.